बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के लेसन नंबर 3 रीडर सेंटर्ड राइटिंग के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना सादरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिज्यूम को किस तरह से लिखा जाता है, जॉब रिज्यूम को। उसके लिए आपको 4 तरीके सिखाए जाएंगे: डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और चौथा तरीका होगा एवेल्यूटिंग एंड रिवाइजिंग। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर जाते हैं, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। ऑब्जेक्टिव क्या, यानी आप जो लिख रहे हैं आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं इसका रिजल्ट आप क्या चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इन 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका फाइनल, आप इस रिज्यूम से आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ सकता है। इसके अलावा वो लोग कौन है जो आपकी रिज्यूम पढ़ेंगे, उनका भी आपने ख्याल रखते हुए लिखना है। तीसरे नंबर पर ये कि आपका जो रिज्यूम है वो किस कदर अफेक्ट करेगा रीडर को, कितना अफेक्ट करेगा, कितना अट्रैक्टिव होगा। तो आपकी जो रिक्रिएशन होती है वो 2 स्टेप्स पर होती है। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें आपने जो उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने बस आपकी ईमेल पढ़नी होती है या आपकी जो रिज्यूम जो आपने भेजी है उसको पढ़ना होता है। तो आप इमेजिन करें कि वो जो बंदा आपकी रिज्यूम पढ़ेगा उसके पास एक दिन में 25 से 50 रिज्यूम्स आएंगे। तो वो सबको पूरी तरह से नहीं पढ़ेगा, वो क्विकली तरीके से पढ़ेगा, बड़ी जल्दी से सबको एक नज़र दौड़ाएगा और वो उसी तरह से क्विकली ही कुछ एप्लीकेशंस को डिस्क्वालीफाई कर देगा। अब आप उससे नहीं पूछ सकते कि आपने किस रीज़न पर डिस्क्वालीफाई किया है। अब आपने क्या करना है, इस सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए लिखना है आपने कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक नज़र आपकी इतनी बुरी तरह से आपने लिखी हो, ऑर्डर्ड ना हो, उसमें कुछ चीज़ें कम हो जिससे जिसमें उसके सवालों के जवाब ना हो और वो आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो अब वो क्या सवाल है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। सेकंड स्टेज क्या होती है रिक्रूटिंग की, जिसमें आपने खुद ऑफिस में जाना होता है और वहां पर आपको स्क्रूटिनाइज किया जाता है केयरफुली। उस केस में आपने क्या करना है उनको भी देखना है। आपने सबसे पहले रीडर को इमेजिन करना है कि जो रीडर होगा आपकी रिज्यूम का वो कौन होगा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या क्या होगा, वो उसको किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे आपकी रिज्यूम पढ़कर। अगर आपका इंटरव्यू कैंपस में है तो आप वहां जाकर अपने हाथ से ही रिज्यूम पकड़ाते हैं और वहां पर ही आप अपने ऑफिस एम्प्लॉयर से मिल लेते हैं। तो एक ही वक्त में 2 काम भी किए जा सकते हैं। डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रिज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर इज इंपॉर्टेंट। यानी जैसे ही आपने रीडर को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका रीडर कौन है, तो उस वक्त उसकी बुनियाद पर आप अपनी रिज्यूम लिखेंगे कि किस तरह से आपकी रिज्यूम उसको अफेक्ट करेगी। अगर आपकी रिज्यूम एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जानी है, अगर आपकी रिज्यूम किसी और डिपार्टमेंट में जानी है और आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट में जानी है और मेरे रीडर कौन कौन हो सकते हैं, तो फिर आपको उन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए अपनी रिज्यूम को लिखना है। तो उसने कहा है कि ये 2 पॉसिबल चीज़ें हो सकती है रिज्यूम रीड करते वक्त जो रीडर को अफेक्ट करे। पहला है अल्टरिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड, यानी आपने करना है कि अपने रीडर का एटीट्यूड चेंज करना है अपनी तरफ। यानी पहले ऑब्वियसली उसका जो एटीट्यूड है वो आपकी तरफ न्यूट्रल होगा, अब आपने उस न्यूट्रल को पॉजिटिव करना है। तो आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका जो अफेक्ट है वो रीडर पर पॉजिटिव पड़े। इसके अलावा वंस यू हैव डिस्क्राइब्ड योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिजायर्ड एटीट्यूड्स, try to find out things about your reader that will help you plan a strategy for persuading them to change their attitudes। यानी एक दफ़ा आपने जब अपने बारे में बातें बता दी है उस वक्त आपने सोचना है कि रीडर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है, उसके मुताबिक आपने अपने बातें लिखनी है। जाहिर है वो पर्सनली चीज़ें तो आपको पता नहीं होगी रीडर के बारे में, अलबत्ता ये ज़रूर पता होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में है, वो उनकी जॉब क्या है, उनके इंटरेस्ट्स क्या है। ठीक है। अल्टरनिंग योर एम्प्लॉयज एटीट्यूड, अब आपने अपने जो एम्प्लॉयर जो आपको हायर करेगा उसको आपने कुछ इस तरह से अपनी रिज्यूम देनी है, कुछ इस तरह की रिज्यूम देनी है कि वो आपके रिज्यूम को इनकार ना कर सके। ये बात याद रखिए कि जो रीडर है वो आपसे जनरल क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता है। यानी ये नहीं पूछेगा कि आप इस काबिल है कि प्रोग्रामिंग कर सके, वो ये पूछेगा आपसे कि आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या आप एचटीएमएल कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आपकी रिज्यूम जो है वो बहुत जनरल नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक हर एक पॉइंट उसमें शामिल होना चाहिए।
ये नहीं लिखा हो कि आपने कि मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, बल्कि आपने बताया हो कि मैं जावा में प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, मैं CS की प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क। अब आपका जो रीडर है वो आपकी कम्युनिकेशन लिखी हुई कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है वो साथ साथ अपना काम भी कर सके आपको रिज्यूम को पढ़ते हुए। ये ना हो कि उसको फुल कंसंट्रेशन से आपकी रिज्यूम पढ़नी पड़े, बहुत ही अच्छी तरह से आपने लिखी हो अपनी रिज्यूम। आपके जो रीडर है वो कुछ सवाल ढूंढते हैं आपके रिज्यूम में से। पहला ये, क्या ये पर्सन जो है वो चाहता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी हैं, उसकी एक्सपीरियंस कितनी है सेम सिमिलर जॉब की, ठीक है। इसके अलावा वो कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता है और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा कैसे पता चल सकता है। तो ये 5 चीज़ें वो ढूंढता है आपके रिज्यूम में, और आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने रिज्यूम में इन 5 चीज़ों को लिखे। ये तो हमारा ए पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा जो उसूल है रिज्यूम लिखने के लिए वो है प्लानिंग। यानी आपको पहले ही से ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने क्या कहना है और किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब ये जब आपके पास पहले से ही सारा मवाद आ जाएगा, तो आपने ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि आप जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो प्रिजॉजिव है। प्रिजॉजिव आर्गुमेंट्स अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि परसुएसिव इंफॉर्मेशन आर्गुमेंट्स होते हैं जिसमें आपने अपने जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है उसको उसके एटीट्यूड को चेंज करना है, उसको एक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। हम रिज्यूम में गलती ये करते हैं कि हम रिज्यूम को समझते हैं कि शायद ये एक इन्फॉर्मेटिव आर्गुमेंट है, हम उसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, अपने घर का पता बता रहे हैं। हालांकि वो एक परसुएसिव आर्गुमेंट है जिसमें आपने रीडर का एटीट्यूड ही चेंज करना होता है। तो उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए पहले आप एक क्लेम देंगे कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, फिर आप एविडेंस देंगे क्योंकि मैंने पिछले 3 साल भी ये काम किया हुआ है, क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। तो सिर्फ क्लेम देकर आपकी काम नहीं बनेगा, आपको उस क्लेम के लिए एक एविडेंस भी देना पड़ेगा जो उस क्लेम को सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने बताया हुआ है, फर्ज करें वो आपसे पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने अपनी रिज्यूम में लिखा हो कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। वो आपसे पूछे आपका एजुकेशन नॉलेज कितना है आपके पास, आपने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन बताई हो। वो आपसे पूछेगा एक्सपीरियंस, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया हो। वो आपसे आपके इंटरेस्ट पूछेगा, आपने उसमें इंटरेस्ट बताए हो। वो रेफरेंस पूछेगा, आपने रेफरेंस बताया हो। तो इस तरह से आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी आपकी इस तरह की पैटर्न आपने फॉलो करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ना हो बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न उसको फॉलो करती हो, ताकि आपकी जो रिज्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक साबित हो। तो रिज्यूम्स भी 3 तरह की हो सकती है। एक होती है फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम क्या होती है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज को चूज करते हैं उसके अपनी रिज्यूम में, यानी ऑर्गेनाइजेशन के एक सब्सटेनल पार्ट को अपनी रिज्यूम में इस्तेमाल करते हैं। उस तरह के रिज्यूम को हम कहते हैं फंक्शनल रिज्यूम। यानी उसमें ये बता रहे होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो अपनी रिज्यूम में लिख देता है कि मैं कपड़े बनाना जानता हूँ, तो ये एक फंक्शनल रिज्यूम हो गई। कुछ होती है कन्वेंशनल रिज्यूम्स होती है जिसमें जो राइटर है वो अपना नाम और अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव टॉप पर लिखता है, सबसे ऊपर। और एक होती है नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम जिसमें वो अपना नाम बिल्कुल आखिर में बॉटम पर लिखता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिज्यूम लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात बस ख्याल रखिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पहले बताएं, और जो ज़रूरी नहीं है वो बाद में बताएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, तो आप सबसे पहले एमए का बताएं, फिर बीए का बताएं, फिर इंटर का, फिर मैट्रिक का। ये नहीं कि आप उसको तरतीब दे दें मैट्रिक फिर इंटर फिर नहीं, क्योंकि जो रीडर है वो चाहता है कि कम वक्त में आपकी रिज्यूम को रीड आउट कर लें। ऑलराइट, इसके बाद तीसरा है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्ट बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट बनाना ये होता है कि आपने एक अपनी रिज्यूम को पहले रफ लिखना है, रफ काम करना है, ठीक है। सब चीज़ें आपने लिख देनी है। तो ड्राफ्ट में सिर्फ आपने प्रोज को ही नहीं लिखना, बल्कि आपने डिज़ाइन का भी ख्याल रखना है कि किस प्रोज क्या होगा और डिज़ाइन क्या होगा, यानी लफ्ज़ क्या होंगे और डिज़ाइन क्या होगा, दोनों बड़े मैटर करते हैं सीवी में, रिज्यूम लिखने में। तो रिज्यूम लिखते हुए आपने रीडर के इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स को अपने ख्याल में रखना है कि जो रीडर है उसके ख्याल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। फ़र्ज़ करें आप एक बड़ी अजीब सी डिज़ाइन वाली रिज्यूम बना लेते हैं, तो आपने सोचना है क्या जो रीडर है उसको ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स जो है वो आपने खुद ही बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप ये लिखिए कि मैं आदम जी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही काम करना चाहता हूँ, नहीं ये गलत है। आपको लिखना चाहिए कि मैं एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आपने इस तरह क्या किया कि आदम जी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने रिज्यूम स्पेसिफिक कर दी उसी कंपनी के लिए जिसमें जॉब आप करने जा रहे हैं, हालांकि आपको क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम होना चाहिए। आदम जी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्यों आपको काम हो रहा है। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने बताए हैं वो एग्जैक्टली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि व्हाट यू कैन डू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा रिस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए आपको डिफरेंट आंसर्स पता होने चाहिए, आपके पास मल्टीपल रिज्यूम्स होनी चाहिए। एजुकेशन जो आपने डिटरमाइन करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉलेज डिग्री, फिर उनका नाम, किस बोर्ड से किया है, नंबर वगैरह बताने उस सूरत में ज़रूरी है। जब आपके बड़े अच्छे नंबर आए हो उनको ज़रूर मेंशन करें। आपको कोई अवार्ड्स मिले हो, को असाइन इंटर्नशिप्स आपने की हो, उनको ज़रूर नोट करें, ठीक है। आपके सामने एक एग्जांपल है रोमन और शरून की रिज्यूम की। सबसे पहले उसने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव बताए हैं, फिर उसने अपनी एजुकेशन बताई है। पहले देखिए बड़े से शुरू किया छोटे की तरफ, फिर उसने बताया है कि रिलेटेड वर्क उसने कहाँ कहाँ किया, रेफरेंस किस किस ने आपको बताया कि ये जॉब करे, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, समरी आपने बताई अपनी पूरी, फिर आपने एक लेटर लिखा है, फिर आपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स है उनके आपने डेट्स बताई है, तो एक बड़ी अच्छी, फिर आपने एजुकेशन बताई है, सर्टिफिकेशन बताई है, प्रोफेशनल ऑनर्स सर्विसेज बताई है, ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंसेस, इसमें आप अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस को ऑर्डर दे रहे हैं कि पहले आपने कौन सा बताना है, फिर कौन सा बताना है, फिर कौन सा बताना है, जो ज़्यादा इंप्रेसिव है वो सबसे पहले बताया आप। फिर आपने दोबारा से एवल्यूट करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब होता है दोबारा देखना, सी अगेन। लेकिन इस दफ़ा जब आपने देखना है तो इस तरह नहीं देखना कि आपने पहले से देखा होगा, आपने एक नए तरीके से आंख से देखना है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से, कि इसमें गलती ढूंढे। तो रिवाइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीथिंकिंग आप कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं अपने काम को, रिफाइन कर रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपकी रिज्यूम जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से बन जाती है। और उम्मीद है कि आपने बड़ा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।